Hello friends, once again we are here with a new video on the topic money and banking. This is part 2, part 1 about money I have already uploaded before. This is about the banking. This picture shows very clearly a bank. What a bank is an institution, एक ऐसी संस्था जहाँ पर हम अपना पैसा डिपॉजिट भी करते हैं और पैसा विड्रॉ भी करते हैं. But it is not so easy as we say it. थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में जाते हैं फिर इसका मीनिंग पढ़ते हैं. द पिक्चर ओवर हेयर शोज यू वेरी क्लियरली द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिसेस इंदिरा गांधी और उसके ऊपर लिखी हुई टॉप न्यूज़ पढ़िए आप. 14 टॉप बैंक्स वर नेशनलाइज्ड. ओके, द स्टोरी ऑफ बैंकिंग स्टार्टेड इन इंडिया इन 1770. पूरी कहानी शुरू वहाँ से होती है जब एक 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ. फिर एक के बाद एक बैंक्स बनते गए. एक दौर शुरू हुआ जब बैंक्स का मर्जिंग शुरू हो गया. देयर वाज अ टाइम पीरियड व्हेन वी हैड द ग्रेट मर्जिंग ऑफ द बैंक्स एंड देन three important banks merged into one biggest bank, and that was the Imperial Bank. In 1969, Prime Minister Indira Gandhi took a strong decision of nationalizing these banks, and on 19th July, few of the important banks were nationalized. आप इधर देख भी सकते हैं हमने बैंकिंग के फेस को 3 पार्ट में डिवाइड करा है. बैंकिंग पढ़ने से पहले थोड़ी सी हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है. बेशक ये हमारे एग्ज़ाम में नहीं आता है बट किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा हमें उसका हिस्टोरिकल एविडेंस भी पता होना चाहिए. फर्स्ट फेज़ जो 1786 से 1969 तक लिया गया है वो इसलिए लिया गया है क्योंकि 1969 में हमारे देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया था. बैंक्स वर नेशनलाइज्ड. 1969 से लेकर 1991 तक हमने दूसरा टाइम पीरियड रखा है क्योंकि 1991 में जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिलीज हुई देन वी हैड अ ग्रेट बैंकिंग रिफॉर्म जिसने हमारे बैंकों की पूरी रूपरेखा को चेंज कर दिया. इसीलिए 1991 तक के दौर को सेकेंड फेज में लिया जाता है और 1991 के बाद के दौर को थर्ड फेज में लिया जाता है. दिस इज ऑल अबाउट द बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया. लेकिन हम बात कर रहे हैं बैंक की. हम बात कर रहे हैं कमर्शियल बैंक की. व्यावसायिक बैंक, अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन which accepts deposit from the public and give loans for the purpose of consumption and investment. This is a layman's definition of bank. एक ऐसी संस्था जो लोगों से पैसे लेती भी है, जमा भी करती है और उसी पैसे को ज़रूरतमंद लोगों को उधार भी देती है. दोनों ही पर्पस के लिए, कंजम्पशन के उपभोग के लिए भी और निवेश के लिए भी. बैंक के पास हम जो पैसा जमा करते हैं उसमें एक खास बात ये होती है कि वो सिर्फ जमा नहीं होता, वो मांग जमाए होता है. दैट इज़ द डिमांड डिपॉजिट. हम पैसा LIC में भी जमा करते हैं, हम पैसा पोस्ट ऑफिस में भी जमा करते हैं, लेकिन वो बैंक नहीं कहलाते क्योंकि वहाँ से हम पैसा जब मन करे तब विड्रॉ नहीं कर सकते हैं. लेकिन बैंक, चाहे आपका SBI हो, PNB हो, एक्सिस बैंक हो, HDFC हो, कोई भी बैंक आप ले लीजिए, आप किसी भी बैंक में जब पैसा जमा करते हैं तो पैसा जमा करने के साथ ही आपको एक चेक बुक मिलती है और आज के टाइम में तो आपको ATM कार्ड मिल जाता है जिससे आपका जब मन करे तब आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो. आप जब मन करे आप बैंक से डिमांड कर सकते हो टू गेट योर मनी बैक because you can demand your deposit at your own ease. That is why these deposits are called demand deposits. बैंकिंग एक्ट के अकॉर्डिंगली जो डेफिनेशन दी गई है वो कहती है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ इंडिया 1949 defines banking as accepting for the purpose of lending or of investing of deposits of money from public, repayable on demand or otherwise or withdrawable by check, draft order
or otherwise. The Reserve Bank of India Act 1934 and the Banking Regulation Act 1949 govern the banking operations in India. This is about the meaning of banking. Commercial bank has two important functions that it performs. Number one is accepting deposit and number two is advancing loan. हर एक वेबसाइट पर पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम करता है वो ये करता है कि वो हमसे हमारी जमाएं एक्सेप्ट करता है, अपनी हमारी जमाएं अपने पास रखता है। एंड जैसे कि हमने आपको बताया ये जमाएं मांग जमाओं के रूप में होती है, दैट इज़ अ डिमांड डिपॉजिट। ये आप फिक्स्ड डिपॉजिट भी हो सकते हैं, सेविंग डिपॉजिट भी हो सकते हैं। दीज आर द एडिशनल फैसिलिटीज दैट आर बीइंग गिवन बाय बैंकिंग सिस्टम, कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम टू अस। फिक्स डिपॉजिट टर्म डिपॉजिट भी कहलाता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है। सेविंग डिपॉजिट आप सब लोगों का अकाउंट जो होता है, मोस्टली अकाउंट जो होता है वो सेविंग डिपॉजिट होता है। एक करंट डिपॉजिट होता है जो बिजनेसमैन लोगों का होता है। सेविंग डिपॉजिट और करंट डिपॉजिट में डिफरेंस इतना होता है कि सेविंग डिपॉजिट में देयर इज़ अ मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम द मनी कैन बी डिपॉजिटेड और विड्रॉन, बट करंट अकाउंट में there is no maximum limit on the depositing and the withdrawal of money. But since this is not in detail in our syllabus, we are not going to the depth of it. Similarly, whenever the commercial bank advances loan, क्योंकि जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कमर्शियल बैंक का, कमर्शियल बैंक अगर हम अपना पैसा हमारा पैसा अपने पास रख रहा है, जमा करके रख रहा है, तो इसलिए नहीं रख रहा है क्योंकि वो हमारे लिए कोई सोशल सर्विस कर रहा है। एक तो हमारा पैसा संभाल कर भी रखेगा, हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट भी देगा, तो इसलिए नहीं, और जब हम वापस मांगे तब हमको वापस भी कर देगा। तो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो हमारे ऊपर कोई एहसान कर रहा है या सोशल सर्विस कर रहा है। वो पैसा इसलिए जमा करता है क्योंकि वो उसी पैसे को ज़रूरतमंद लोगों को उधार के रूप में, क्रेडिट के रूप में, ऋण के रूप में, लोन के रूप में उनको देता है। ये तीन तरीके से दिया जा सकता है। हो सकता है वो कैश क्रेडिट दे दे, हो सकता है वो डिमांड लोन दे दे, हो सकता है वो शॉर्ट टर्म लोन दे दे। क्योंकि ये भी हमारे सिलेबस में डिटेल में नहीं है इसलिए हम डिटेल में नहीं जाएंगे। हमारे सिलेबस में डिटेल है द क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक जब पैसा देता है, लोन देता है, वो पैसे से पैसा बना रहा है। आरबीआई पैसा छापता है, हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसा छापता है, लेकिन कमर्शियल बैंक उसी पैसे से और पैसा क्रिएट करता है। कैसे करता है? लोन देने की एक्टिविटी से। ऐसा इसलिए होता है कि जब भी कोई भी व्यक्ति कमर्शियल बैंक से लोन लेता है, व्हेनेवर अ पर्सन टेक्स लोन फ्रॉम द कमर्शियल बैंक क्रिएट्स एन अकाउंट ऑन द नेम ऑफ दैट पर्सन अगेंस्ट इटसेल्फ। क्योंकि जैसे ही कमर्शियल बैंक उस पर्सन के अगेंस्ट, उस पर्सन के नाम पर एक अकाउंट खोल देगा और उसमें लोन अमाउंट ट्रांसफ़र कर देगा, तो जो पैसा कहीं नहीं था वो ऑटोमेटिकली एग्जिस्टेंस में आ जाता है। सो मोर मनी कमिंग टू द एग्जिस्टेंस, इट इज़ ऑल ड्यू टू द क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक। अब थोड़ा सा नज़र डालते हैं कि क्रेडिट क्रिएशन कमर्शियल बैंक कैसे करता है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ अजम्पशंस मानने होंगे। नंबर वन, कमर्शियल बैंक ने हमसे हमारा पैसा जमा करने के लिए लिया है और वही पैसा वो लोन देने के लिए इस्तेमाल करता है। वही पैसा हम कभी भी कमर्शियल बैंक से वापस भी मांग सकते हैं, डिमांड भी कर सकते हैं। वी कैन आस्क द मनी दैट वी हैव डिपॉजिटेड इन द कमर्शियल बैंक एनी टाइम दैट वी फील लाइक। लेकिन जब हम क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन बता रहे हैं तो we have to keep this thing in mind. The first assumption that all depositors do not approach the bank for withdrawal of cash at the same time. सारे जमाकर्ता एक साथ एक ही समय पर कमर्शियल बैंक के पास अपना पैसा विड्रॉ कराने नहीं पहुंचेंगे, ये मान्यता है। दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू अज्यूम, तभी हम क्रेडिट क्रिएशन समझा पाएंगे। दूसरा असम्पशन जो हम लेंगे वो ये, वी हैव टू कंसिडर द होल इकोनॉमी एज एन बैंकिंग इकोनॉमी। हमें कंसिडर करना पड़ेगा, हमें इस चीज़ को अज्यूम करना पड़ेगा कि सारी रिसिप्ट्स और पेमेंट का काम जो हो रहा है, ऑल द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट इन द इकोनॉमी आर मेड थ्रू द बैंक। देन credit creation also depends on two factors. Number one, the amount of initial deposit or the primary deposit, and the second is the legal reserve ratio.
अमाउंट ऑफ इनिशियल डिपॉजिट और प्राइमरी डिपॉजिट का मतलब है कि जो प्राथमिक रूप से द मनी दैट हैज बीन इनिशियली डिपॉजिटेड विद द कमर्शियल बैंक. Suppose there is a first customer and that customer has deposited 1,000 rupees with the commercial bank. This is the initial deposit, primary deposit. अब जब कमर्शियल बैंक ने इसको एक्सेप्ट करा है तो वो इसी के बेस पर आगे लोन देगा या क्रेडिट देगा. दूसरा लीगल रिजर्व रेशियो का मतलब होता है every commercial bank is required to keep a particular percentage of their assets, of their demand deposits, of their money with the reserve bank. हर एक कमर्शियल बैंक को अपने पूरे एसेट्स का कुछ प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास एज अ रेशियो, एज अ रिजर्व रखना होता है. इट्स अ लीगैलिटी, ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है. उस लीगल रिजर्व रेशियो से भी डिटर्मिन होता है कि कमर्शियल बैंक कितना लोन क्रिएट कर पाएगा. लेट अस सी एन एग्जांपल. हम अज्यूम कर लेते हैं, हमने इस एग्जांपल में 4 कॉलम्स लिए हैं. पहला कॉलम हमने इनिशियल राउंड लिया है, इनिशियल स्टेज पर क्या होगा. दूसरा कॉलम हमने डिपॉजिट लिया है, जो इनिशियल राउंड में डिपॉजिट हुआ है वो कितना होगा. तीसरा कॉलम हमने कैश रिजर्व्स लिया है. कैश रिजर्व अभी हमने आपको बताया कि हर कमर्शियल बैंक को कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज रिजर्व बैंक के पास एज अ कैश रिजर्व रखना है. हमने अपने एग्जाम्पल में उसको 10% माना है. एंड नेक्स्ट कॉलम इज ऑफ लोन्स. रिजर्व रखने के बाद बाकी जो पैसा बच जाएगा उस पैसे को कमर्शियल बैंक लोन देने के लिए इस्तेमाल कर सकता है. दिस इज एन एग्जाम्पल ओनली, एक न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन है कि बैंक कैसे लोन क्रिएट करता है. मान लेते हैं कि पहला कस्टमर बैंक के पास जाता है एंड 1,000 रुपीज जमा करता है. अ कस्टमर गोज टू अ बैंक एंड डिपॉजिट 1,000 रुपीज. दैट यू कैन सी इट कि डिपॉजिट कॉलम में 1,000 रुपीज आ गया है. अब क्योंकि कैश रिजर्व की रिक्वायरमेंट 10% है तो बैंक को पहला काम ये करना पड़ेगा कि इसका 10% यानी कि 100 रुपीज़ उसको रिजर्व रखना पड़ेगा. यानी कि वो उसको टच नहीं कर सकता है. वो आरबीआई ने बोला है उसको अलग रिजर्व रखो. अब ये 100 रुपये निकालने के बाद जो 900 रुपीज़ बचता है उस 900 रुपीज़ को कमर्शियल बैंक इस्तेमाल कर सकता है लोन देने के लिए, और वो इमिडिएटली उसको लोन दे देगा क्योंकि इस लोन से ही जो पैसा आने वाला है वो उसके लिए एक प्रॉफिट का या अर्निंग का ज़रिया बनेगा. इसलिए वो 900 रुपये लोन दे देता है ना. क्योंकि हमने अज्यूम करा है कि सारा पेमेंट एंड रिसिप्ट जो हो रहा है वो बैंकिंग के थ्रू हो रहा है, तो जिस भी पर्सन ने ये 900 रुपये लोन लिया है वो भी फिर जाके इसको बैंक में जमा करेगा. अब ये सोचने की बात है कि डायरेक्टली वो जाके बैंक में जमा करेगा, ये तो सोचना कुछ अटपटा सा लगता है. तो आप ये मान लीजिए कि वो कहीं भी खर्च करेगा बट वो पैसा जाना बैंक में ही है. तो दूसरे राउंड में आप देख सकते हैं, जिसको हमने फर्स्ट राउंड यहाँ पे लिखा है, जिसने 900 रुपये उधार लिया था वो अब जाके इसको बैंक में जमा कर देता है. अब बैंक के लिए 900 रुपये डिपॉजिट हो गया है. बैंक ने फिर वही काम करना है, इसका 10% अपने पास रिजर्व रख लेना है 90 रुपये, और बाकी बचा हुआ 810 रुपये जो है वो लोन लेने में इस्तेमाल कर लेगा. 10% will be kept aside as a reserve, that is 90 rupees, and the remaining 810 rupees will be utilized for giving loan to the other person. जो ही 810 रुपये लोन लेगा अगेन फिर वो जाके इसको बैंक में जमा कर देगा. बैंक विल अगेन डू द सेम थिंग. It will keep the 10% as a reserve. 81 rupees will be kept as a reserve, and remaining 729 rupees will be given to somebody as a loan. And this process will continue. ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होता रहता है बिकॉज होल इकोनॉमी इज अ बैंकिंग इकोनॉमी. एवरी फंक्शन ऑफ स्पेंडिंग एंड अर्निंग, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर इज बीइंग डन थ्रू बैंकिंग. तो ये प्रोसेस चलता रहता है. फाइनली हमने देखिए डैश 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 कर दिया. नीचे आप देख सकते हैं डिपॉजिट के कॉलम में 10,000 हो गया है. अब ये 1,000 का 10,000 कैसे आ गया, ये कैलकुलेट करने वाली बात है. इस कैलकुलेशन के लिए हमें एक फॉर्मूला दिया गया है एंड उस फॉर्मूले को आप नीचे बॉक्स में देख सकते हैं, दिया गया है मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR. बहुत सारी बुक्स में ये CRR करके भी दिया हुआ है, बट द बेस्ट वे टू रेफर टू इट इज़ द लीगल रिजर्व रेशियो LRR. हमारा
डिपॉजिट रेशियो रिजर्व रेशियो जो है वो 10% है, तो ये 1/10% हो गया। 10% को हम 0.1 में भी लिख सकते हैं, तो 1/0.1 हो गया। 1/0.1 का मतलब हो जाता है 10, क्योंकि अगर हम डेसिमल हटाते हैं नीचे से तो ऊपर 10 हो जाता है। 10/1 इज इक्वल टू 10। इसका मतलब ये है कि मनी मल्टीप्लाई की वैल्यू 10 आ रही है। हम जितना भी पैसा जमा करेंगे वो कुल मिलाकर उसका 10 गुना हो जाएगा। इट विल टर्न अप इनटू द 10 टाइम। आपने 1000 रुपीज़ जमा करा, उसका 10 टाइम 10,000 हो जाएगा। इनिशियल राउंड में 2000 रुपीज़ जमा करेगा तो उसका 10 टाइम्स यानी कि 20,000 हो जाएगा। वट एवर द मनी विल बी डिपॉजिटेड इन द इनिशियल राउंड, उसका 10 टाइम्स विल गो टू द मनी मल्टीप्लायर वैल्यू। फाइनल वैल्यू जो होगी, मैक्सिमम क्रिएशन जो हो सकता है मनी का, वो उसका 10 टाइम होगा। दैट इज द 10,000। इसलिए हमने डैश डैश करके उसके नीचे मैक्सिमम वैल्यू 10,000 ले लिया। इससे ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन नहीं हो सकता। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी क्रिएटेड। हमने कैश रिजर्व रेशियो के नीचे 1000 लिया है। क्यों लिया है 1000? क्योंकि रिजर्व रेशियो इज 10%। चाहे वो 1000 का 100 हो या 10,000 का 10% हो, 1000 आ गया। रिमेनिंग विल बी गिवन एज अ लोन। अगर 10,000 में से 1000 रिजर्व रहा होगा तो 9,000 एज अ लोन दिया गया होगा। दिस इज हाउ। आप जस्ट इमेजिन कर लीजिए कि इनिशियली सिर्फ 1000 रुपीज़ कमर्शियल बैंक के पास आया था, लेकिन कमर्शियल बैंक ने उस 1000 रुपीज़ का 10,000 बना दिया। दैट इज वाई इट इज नोन एज अ मनी क्रिएटर। मनी इशू किया जाता है बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बट मनी क्रिएट किया जाता है बाय द कमर्शियल बैंक्स। दिस इज हाउ इट इज डन। देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑल्सो। कितना क्रेडिट क्रिएट होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, on what does it depend? These are certain limitations. The number one is the amount of cash. Initial amount of cash है ये। आपने देखा, अगर आप इनिशियल अमाउंट कम डिपॉजिट करेंगे, अगर इनिशियल अमाउंट 1000 है तो फाइनल क्रेडिट क्रिएशन कितना हुआ 10,000। आप इनिशियली 500 जमा कीजिए, फाइनल क्रेडिट क्रिएशन कितना होगा 5000। आप इनिशियली 2000 जमा कीजिए, फाइनल क्रेडिट क्रिएशन कितना होगा 20,000। दैट इज वाई मोर कैश मोर क्रेडिट क्रिएशन। आप जितना ज़्यादा कैश इन पहला इनिशियल अमाउंट उसमें डिपॉजिट करेंगे उतना ज़्यादा आपका क्रेडिट क्रिएशन होगा। Number two is the currency deposit ratio. That is the legal reserve ratio. Legal reserve ratio is higher the ratio, lower will be the value. आप जितना ज़्यादा रेशियो उधर डिपॉजिट उधर करेंगे, रिजर्व में रखेंगे, उतना कम हम क्रेडिट क्रिएशन कर पाएंगे। यू कैन टेक दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड मेनी टाइम्स इन 3 मार्क, लेकिन अब क्योंकि ये MCQ में आना है, बट फिर भी ये आपके लिए आ सकता है एज अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ओके, आप इमेजिन करके देख लीजिए। अभी हमने अपने एग्जाम्पल में लिया कि हमने रिजर्व रेशियो 10% लिया था। अगर रिजर्व रेशियो 10% होता है तो वो 10 टाइम्स हो गया, 1000 का 10,000 बन गया। हम एक काम करते हैं, इस रिजर्व रेशियो को बढ़ा देते हैं। लेट अस टेक इट एज 20%। अगर हम 20% रिजर्व रेशियो रखते हैं तो वो 1/20% हो जाएगा। 1/20% का मतलब 1/2 इज इक्वल टू 5। ओके, इसका मतलब कि अगर आप 1,000 रुपया जमा करेंगे तो वो उसका 5 टाइम्स ही क्रिएट करेगा, दैट विल बी 5,000। तो हायर द रेशियो, lesser will be the amount of the credit creation. Next is the legal reserve ratio. That is the one and the same thing. ऊपर कैश डिपॉजिट रेशियो है, नीचे लीगल रिजर्व रेशियो है, दोनों सेम है। आपको दोनों का डिफरेंस आगे जाके क्लियर हो जाएगा जब आप कैश डिपॉजिट के बारे में अलग से पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज दिस इज ऑल अबाउट द सेंट्रल बैंक, दिस इज ऑल अबाउट द कमर्शियल बैंक। सॉरी, सेंट्रल बैंक अब आते हैं। कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक में डिफरेंस समझ लें पहले, बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा ही समझ लें। कमर्शियल बैंक्स बहुत सारे होंगे, सेंट्रल बैंक एक होगा। Central bank is an apex institution in the banking and financial structure of a country. It is an umbrella institution, topmost institution in banking structure में, financial structure में basically, because all the banks, all the commercial banks work under it only. You can see in the picture also. हमारे हर एक देश में एक सेंट्रल बैंक होता है। हमारे देश के सेंट्रल बैंक का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है।
This picture show you the number of banks that we have and they all are the commercial banks. आप SBI देख रहे हैं, आप इसमें HDFC देख रहे हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया देख रहे हैं, इलाहाबाद बैंक देख रहे हैं, ICICI देख रहे हैं, यूनियन बैंक देख रहे हैं, सिटी बैंक देख रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा देख रहे हैं, इंडियन बैंक देख रहे हैं. These all are the commercial banks. And one and the only apex institution is the central bank. Let's come to the functions of the central bank. अभी हम इधर सिर्फ आपको इन शॉर्ट बताएंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक को डिटेल में बताएंगे. सेंट्रल बैंक हमारे लिए करेंसी इशू करता है. सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का बैंकर है, एजेंट है, एडवाइजर है. सेंट्रल बैंक बैंकर्स का बैंक है. इट इज़ अ बैंकर टू द बैंक. It is a lender to the last resort. It does a clearinghouse function also, and it is custodian of the foreign exchange reserves also. I stop my video here. Next video will be discussing and describing the function of the central bank in detail. Thank you very much and I hope you will be benefited by it.